जादुई टॉर्च। एक गांव में रंगीला नाम का एक अनाथ नौजवान रहता था। वो बड़ा ही हंसमुख, नीलनसार, सेवा भावी और परोपकारी था, इसलिए उसका नाम लोगों ने रंगीला रख दिया था। वो पूरे गांव को ही अपना परिवार मानता था, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर वो हर किसी की मदद करने को तैयार रहता था। उसके गांव के एक बुजुर्ग दीनदयाल बाजार से सर पर सामान लेकर आ रहे थे। रंगीला ने जब उन्हें देखा तो वो तेजी से आगे बढ़ा। रंगीला बोला, चाचा, इतना सारा सामान लेकर आप परेशान हो रहे हो, लाइए मुझे दे दीजिए, आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। फिर दीनदयाल कहते हैं, जुग जुग जियो बेटा, अब बुढ़ापे में ज्यादा सामान नहीं ढो पाता हूँ। रंगीला ने चाचा का सामान उनके घर तक पहुंचा दिया। फिर दीनदयाल जी बोले, बैठ बेटा, पानी तो पी ले। चाचा, अभी अपने घर से ही तो खा पी कर आया हूँ, चलता हूँ, पाए लगू। दीनदयाल जी बोले, भगवान तुम्हें सदा खुशहाल रखे। रंगीला आगे बढ़ा ही था कि पड़ोस की बुजुर्ग चाची को कुएं पर पानी खींचते हुए देख लिया। चाची ने कहा, रहने दे बेटा, मैं कुएं से पानी निकाल दूंगी। फिर रंगीला बोलता है, चाची, ये मुस्टंडा रंगीला किस लिए है? मैं अभी खींच देता हूँ। बेटा, तू तो सबके लिए दौड़ दौड़ कर काम करता है, कभी अपने लिए कुछ सोचा है? अपने बारे में क्या सोचूं चाची, आप सभी मेरे अपने हैं। इसी तरह खुशी खुशी जिंदगी कट जाएगी। बहुरिया कब ला रहा है? बिहा कर ले और घर बसा ले। रंगीला शर्माते हुए आगे बढ़ गया। होरी दादा ने रंगीला को देखते ही उसके हाथ में एक तेल का डब्बा पकड़ा दिया और बोले, अरे रंगीला, उस तरफ जा रहे हो, मेरे लिए कोटेदार के यहाँ से 5 लीटर मट्टी का तेल लेते आ। अगर तेल ना मिला तो आज घर में अंधेरा होगा। फिर रंगीला कहता है, दादा क्यों फिक्र करते हो, कुछ ही देर में मट्टी का तेल आपके सामने हाजिर हो जाएगा। हाँ, और कुछ चाहिए तो बोलिए, चलता हूँ। फिर होरी दादा कहते हैं, बस मिट्टी का तेल ही चाहिए। रंगीला को रास्ते में एक नौजवान मन्नू मिल गया। मन्नू ने कहा, अरे रंगीला, तू सारे गांव का काम करता है, इसके बदले तुम्हें क्या मिलता है? फिर रंगीला कहता है, खुशी और आत्मसंतुष्टि। इतना कहकर रंगीला मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। आज दिवाली के दिन लोग त्योहार मनाने के लिए तैयारियां कर रहे थे। रंगीला अपने घर के दरवाजे पर चिंतित बैठा था। पूरे देश में दिवाली थी, लेकिन आज उसकी जेब खाली थी। उसने संकोचवश ये बात किसी से नहीं बताई। सबके दुख दर्द में काम आने वाला रंगीला आज खुद अपने ही दुख में बदरंग हो चुका था। इतने में मन्नू उसके पास आ गया और बोला, क्या बात है रंगीला, आज तुम्हारे चेहरे का रंग कुछ फीका फीका लग रहा है। दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही है? फिर रंगीला कहता है, अकेले के लिए क्या तैयारी करना, दिया जला लूंगा, दिवाली मना लूंगा। तुम्हारे तो मजे हैं। चाचा जी ने काफी मिठाइयाँ और पटाखे लाए हैं। मस्त मजे से मिठाई खाओ और खूब खुशी से पटाखे जलाओ। फिर मन्नू ने कहा, चलता हूँ, फिर मिलेंगे। रंगीला बेमन से उठा और जंगल की तरफ चल पड़ा। उसे अपना गुजरा जमाना याद आ रहा था। वो पटाखे और मिठाइयाँ याद आ रही थी। मन खिन्न हो गया। वो मुंह लटकाकर बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। बूढ़े बरगद पेड़ पर बैठा हुआ एक भूत उसे देख रहा था। वो एक साधु के रूप में आकर रंगीला के सामने खड़ा हो गया और बोला, क्या बात है बेटा, बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। फिर रंगीला ने कहा, महाराज, आज दिवाली है, सबके घर में उजाला प्रकाश होगा। मेरी दुनिया अंधकार से भरी हुई है। मेरे पास तो दिए खरीदने के भी पैसे नहीं है।
दिवाली का उजाला भला कैसे देख पाऊंगा? मेरी जेब खाली है। फिर उस भूत ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम सबकी मदद करते हो, सबका भला चाहते हो, तुम्हारे जीवन में अंधेरा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें एक उपहार देता हूँ, उस उपहार से तुम्हारे जीवन में उजाला हो जाएगा। इतना कहकर उस भूत ने अपने थैली में से निकालकर एक टॉर्च रंगीला के हाथ में रख दिया। रंगीला ने बोला, महाराज ये टॉर्च? फिर भूत ने कहा, बेटा ये कोई मामूली टॉर्च नहीं है, इसका चमत्कार देखोगे तो हैरान हो जाओगे। इससे जो भी मांगोगे तत्काल पाओगे। ये तुम्हारे जीवन में सदैव उजाला फैलाती रहेगी। इसके चमत्कार का एक नमूना तुम्हें दिखाता हूँ। ए तिलस्मी टॉर्च, कुछ रुपए धन दौलत पेश कर, मिठाइयाँ और पटाखे देकर इस बालक की दिवाली को यादगार बना दे। पलक झपकते ही 1 रुपयों से भरी थैली सामने आ गई। दूसरे तरफ पटाखे और मिठाइयों के कई डब्बे सज गए। बेटा ये सब ले लो और अपनी दिवाली को शानदार यादगार बना दो। जो दूसरों का भला करते हैं, भगवान उनका भला करते हैं। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रंगीला टॉर्च और सारे सामान लेकर अपने घर पहुंच गया। उसके पास बहुत सारी मिठाइयाँ और पटाखे हो गए थे। उसकी दिवाली सचमुच बहुत ही शानदार यादगार बन गई थी। मन्नू ने जब ये सब देखा तो उसे बड़ी ईर्ष्या हो गई। अरे रंगीला, आज सवेरे तो तेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, अब देख रहा हूँ तो तू बादशाह बन गया है। अचानक कोई खजाना तेरे हाथ लग गया है क्या? उस नीली छतरी वाले की और माँ लक्ष्मी की कृपा है। अरे आओ आओ, शर्माओ नहीं, तुम भी मिठाई खा लो। मन्नू मिठाइयों का स्वाद ले रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि आखिर ये सब चमत्कार हुआ कैसे। तिलिस्मी जादुई टॉर्च के चमत्कार से रंगीला की शान शौकत बढ़ गई। उसका घर भी शानदार हो गया। उसमें नए नए अच्छे अच्छे सामान भी सज गए और सुंदर धर्मपत्नी के मिल जाने से उसकी जिंदगी संवर गई। मन्नू से उसकी खुशियां देखी नहीं जा रही थी। उसने जान लिया था कि ये सारा चमत्कार उस तिलस्मी टॉर्च का है। उस टॉर्च को चुराने के लिए वो योजना बनाने लगा। वो एक रात दबे पांव रंगीला के घर में प्रवेश कर गया। वो टॉर्च के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने टॉर्च को छुआ, सारे घर में उजाला फैल गया। टॉर्च अपने जगह पर घूमने लगा। टॉर्च से निकलता हुआ इतना प्रकाश देखकर मन्नू डर गया। वो जैसे ही भागने के लिए मुड़ा, उसका पैर एक वस्तु से टकरा गया और वो बड़ी जोर से गिर पड़ा। इतनी आवाज सुनकर रंगीला और उसकी धर्मपत्नी जाग गए। रंगीला ने कहा, अरे मन्नू भैया, इतनी रात गए, आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? फिर मन्नू ने कहा, मुझे माफ कर दो रंगीला। फिर रंगीला ने कहा, मन्नू भैया एक बात याद रखिएगा, आप बहुत कुछ चुरा सकते हो लेकिन किसी की किस्मत नहीं चुरा सकते। फिर मन्नू ने कहा, लालच में आकर मैंने ये नीच काम करने की कोशिश की और असफल रहा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मन्नू सिर झुकाए वहाँ से चला गया। रंगीला ने अपने टॉर्च को उठाया, उसे चूमा और मुस्कुराकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। इससे हमें ये सीख मिलता है, परोपकारी सदा सुखी, लालच बुरी बला है। राजू दिन भर धान के खेत में कुछ और किसानों के साथ काम कर रहा था। राजू के गांव में हर साल बहुत ही अच्छी फसल उगती थी। गांव में किसी चीज की कमी नहीं थी और सभी खेती बाड़ी, गाय बकरियां चराने और लोकल व्यवसाय करते थे। एक दिन शहर से कुछ लोग गांव का निरीक्षण करने आए। यस, ये जमीन परफेक्ट है। सर, गांव वालों से जमीन को लेकर बात करनी होगी।
बड़े पीपल के पेड़ के नीचे भरी पंचायत में प्राइवेट कंपनी के उन लोगों ने बहुत ही बड़ी रकम देके खेतों को खरीद लिया। आप सभी को हम यहाँ पर एक बड़ी फैक्ट्री और बच्चों के लिए बेहतर स्कूल बना कर देंगे। यदि आप हमारा साथ देंगे तो इस जगह पर और प्रगति होगी। लेकिन सर, हम सब किसान हैं। यदि हमने अपनी जमीन यूं ही बेच दी तो हम आगे चलकर क्या करेंगे? हाँ, हम इस फैक्ट्री के खिलाफ हैं। हाँ, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। हमें बड़े स्कूल का मोह नहीं। हम अपनी जमीन से जुड़े हैं। ये जमीन हमारी रानी माता द्वारा हमें सौंपी गई है। उन्हीं के जादू से आज तक यहाँ हमेशा अच्छी फसल हुई है। गांव वाले एक एक कर मिस्टर जेम्स का विरोध करने लगे। रानी का जादू? कब तक ऐसे अंधविश्वास में जिएंगे आप लोग? गांव से बाहर देखिए, लोग कितनी तरक्की कर चुके हैं। लगता है आप लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। इस प्रकार आप पिछड़े गांव के निवासी कहलाएंगे। सभी गांव वाले ये सुनकर चुप हो गए। गांव वाले पहले तो इस हक में नहीं थे, लेकिन बाद में बड़े स्कूल, बड़ी फैक्ट्री के लालच में आकर वे अपनी जमीन खो बैठे। अब गांव की उपजाऊ जमीन पर खेती नहीं होगी। सभी निवासी दुखी थे, बस इस कंपनी के वादों के भरोसे बैठे थे। कब तक हम यूं बिना खेती के बैठेंगे? हम इस जमीन से जुड़े हैं। सरपंच जी, हमें लगता है कि मिस्टर जेम्स से हमें जमीन वापस ले लेनी चाहिए। पर अब दुगनी रकम में जमीन वापस लेना गांव वालों के लिए संभव नहीं था। सभी निराश हो गए। अब कंस्ट्रक्शन शुरू होने लगा था। खेतों में अब बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। अगले दिन जब मिस्त्री आए तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या? कल ही तो गड्ढे खोदे थे बड़े बड़े, रातों रात कैसे भर गए? कहाँ गए? सभी मिस्त्री एक दूसरे को देखने लगे। वे गांव वालों पर आरोप लगाने लगे, लेकिन गांव वाले स्वयं हैरान थे। अवश्य ही हमारी रानी माता का जादू है ये। मिस्त्रियों ने गांव वालों की बात अनसुनी कर फिर से काम शुरू कर दिया, लेकिन अगले दिन फिर से सब पुराने जैसा ही मिला। आज हम यहाँ रात को आकर छुप कर नजर रखेंगे। मिस्टर जेम्स को भी इस बात की खबर देंगे। रात को मिस्टर जेम्स भी छुपकर निरीक्षण करने पहुँचे। वे एक बड़े पेड़ के पीछे छुपकर खोदी हुई जमीन पर नजर रखने लगे। कौन हो तुम? क्या कर रही हो? जानती नहीं इधर गांव वालों की अब जमीन नहीं है। वे अनजान महिला मिस्टर जेम्स की आवाज सुनकर मुड़ी और उनकी तरफ बढ़ी। हर कदम पर भारी घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं की महारानी हो। ये मेरी जमीन है और ये मेरा गांव है। इतनी जोर से आवाज सुनकर मिस्टर जेम्स घबरा गए। ऐसा लगा जैसा पूरा गांव आधी रात को उस महिला की आवाज से गूंज उठा हो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं हूँ इस गांव की महारानी, रानी माता, इस गांव की रक्षक। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मिस्टर जेम्स डर से लड़खड़ाते हुए गिर गए। मिस्त्रियों ने उन्हें पकड़ा और सभी पीठ दिखाकर रातों रात गांव से भाग खड़े हुए। अगले दिन जमीन को पहले जैसा पाकर गांव के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। एक बार फिर किसान खुश थे और गांव की महारानी हमेशा साई की तरह घूमती रहती थी।